प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमपी सेट हिंदी साहित्य विषय की उत्तर कुंजी पर चर्चा करेंगे। उत्तर कुंजी पर चर्चा क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर उत्तर बताया जाएगा आप उसको ये मान के चल सकते हैं कि वो फाइनल उत्तर है, वही अंतिम जो उत्तर कुंजी आएगी उसमें मिलने वाला है। लगभग इस पूरी उत्तर कुंजी के अंदर एक भी प्रश्न गलत नहीं है जो हमने बनाया है। एक आधा प्रश्न हो सकता है डिलीट हो जाए, लेकिन सारे प्रश्न जो भी यहाँ पर करवाए जाएंगे पूरे के पूरे एकदम सही है, एक्यूरेट है। तो आप इसे फाइनल उत्तर कुंजी मानकर भी देख सकते हैं अपना, और क्या स्कोर हुआ आप वो भी हमें ज़रूर बताना, ठीक है। तो एमपी सेट हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, ये तो गलत लिख दिया, पूरे प्रश्न करनी है अपने को। महत्वपूर्ण तो क्या है ना, ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए एक तो आपको पता होगा एमपी सेट हिंदी साहित्य का जो पूरा सिलेबस है वो पूरा का पूरा नेट का जो सिलेबस है, जेआरएफ का सिलेबस है, उससे संबंधित है। पूरा का पूरा हूबहू कॉपी किया गया है, तो कुछ भी अलग नहीं है। और ये जो पेपर था उसको देखने के बाद में मुझे ऐसा अंदाज़ा हुआ, या मेरा ये विश्लेषण यही है कि जो 2025 के जो पेपर हुए नेट के, उससे पहले 2024 तक जिस प्रकार से 2019 से 2024 तक जिस प्रकार से नेट की परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं वह ट्रेंड रहा है। तो कुछ प्रश्न तो बहुत सरल है, बहुत सरल है, मतलब सीधा सीधा पाठ्यक्रम की जो ऊपरी सतही जानकारी उसमें से उठाए गए हैं। कुछ प्रश्न कठिन है और मुझे लगता है कि 15-20 प्रश्न कठिन है, बाकी पूरा पेपर बहुत सरल है। लेकिन क्योंकि ये राज्य स्तरीय परीक्षा है और एमपी सेट में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता जितना कि जो सेवाएँ होती है, सरकारी नौकरियां होती है, उसमें होता है, तो मुझे लगता है कट ऑफ फिर भी थोड़ी कमी रहेगी, ठीक है। तो नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित है पूरी की पूरी आंसर की, और हम अब उत्तर कुंजी पर चर्चा शुरू करते हैं। नारायण दास और गोवर्धन दास, इकाउंट से इसलिए कर रहा हूं इसको क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न जो है वो फर्स्ट पेपर के हैं, फर्स्ट पार्ट के, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। नारायण दास और गोवर्धन दास किस हिंदी नाटक के प्रमुख पात्र हैं? बहुत ही स्पष्ट ही है, महाबोझ, अंजो दीदी, अंधेर नगरी एक और द्रोणाचार्य। नारायण दास और गोवर्धन दास किस नाटक के पात्र हैं? अंधेर नगरी नाटक के पात्र हैं, ठीक। कुछ प्रश्नों में हम बहुत फास्ट निकलेंगे और कुछ प्रश्न अगर जहाँ पर थोड़ी डिटेल जानकारी देनी होगी वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप ज़्यादा ये क्या एनालिसिस टाइप में नहीं है, हम जल्दी से उत्तर कुंजी पर ही चर्चा करते हैं। थोड़ी थोड़ी बहुत जानकारी जो भी होगी आपको देता जाऊंगा। भवानी और नरोत्तम निम्नलिखित में से किस नाटक के पात्र हैं? भवानी और नरोत्तम किसके पात्र हैं? महाबोझ, अंजो दीदी, आधे अधूरे और सिंदूर की होली किसके हैं? महाबोझ के। ये दोनों किस में काम करते हैं? प्रेस में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? प्रेस के अंदर काम करते हैं ये दोनों, और इन चरित्र का वहाँ पर उल्लेख मिलता है, ठीक। दुर्ग स्वामी नाटक में रामगुप्त किसे नीति शास्त्र का बृहस्पति कहकर संबोधित करते हैं? एक चर्चा आती है कि जो खिंगिल या सकराज है जो वो ये मांग करता है कि दुर्ग स्वामिनी को भी हमें सौंप दिया जाए, तो रामगुप्त ये चर्चा करते हुए कहता है कि भाई जो है नीति शास्त्र का बृहस्पति उसको कहा जाता है, आप बताओ आपकी क्या राय है? तो वो ये कहते हैं कि सब कुछ सौंपा जा सकता है। राज्य का विसर्जन करने से पहले व्यक्ति का, पत्नी का, राजा का, किसी का भी विसर्जन किया जा सकता है, ये बात करते हैं। तो वो किसके संदर्भ में है? शेखर स्वामी को कहा जाता है, नीति शास्त्र का बृहस्पति कहकर संबोधित किया जाता है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, यह कथन किसका है? किस नाटक का कथन है ये? चंद्रगुप्त का, ठीक है। और पंडित धातुसेन स्कंदगुप्त किसका है? मातृगुप्त का है। मातृगुप्त जब आता है तीसरे अंक के अंदर तो सबसे पहला वाक्य यही आता है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। और मातृगुप्त क्या होता है? यहाँ पर कवि होता है, और कालिदास ही है एक तरीके से, मान लो आप। कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। यह कथन किसका है? किस नाटक में से है ये? अच्छा, नाटक तो आपको पता ही होगा किसमें है, यहाँ तो सिर्फ पात्र की बात कर रहे हैं। तो ये नाटक है आषाढ़ का एक दिन। देखो नेट में भी पहले क्या होता था, इसी प्रकार से प्रश्न आते थे, अभी भी आते हैं। सीधा दे दिया, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। जनरली ये पूछा जाता है कि इस रचना में से ये कथन किसका है, किसके संबंध में। सीधा यहाँ पर दे दिया क्या, चार जो व्यक्ति है, जो पात्र है, उनके नाम दे दिए। तो ये कथन किसका है? मल्लिका का है। जब विलोम ये पूछता है कि जब कालिदास उज्जैनी जाएंगे तो क्या वे अकेले जाने वाले हैं, और ये वाक्य वहीं पर कट जाता है, तब मल्लिका बीच में बोलती है कि कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या है? कोई विशेष नाम नहीं दिया गया चंद्रगुप्त की माता का, और इस
जो पात्र परिचय है नाटक के जो आवरण पृष्ठ के ऊपर दिए गए हैं, वहां पर क्या है, मौर्य पत्नी नाम से उल्लेख मिलता है इनका। बकरी पर भाषण देने विदेश जाने की बात कौन करता है? दुर्जन, कर्मवीर, सत्यवीर और भिष्टि। कौन करता है? सत्यवीर। कौन करता है? सत्यवीर। आप ये मान के चल सकते हो जो भी यहाँ पर मैं उत्तर बता रहा हूँ आपको 99% नहीं 100% सही होंगे। जहां पर भी थोड़ा वो डाउट है वहां पर मैं बता दूंगा कि ये प्रश्न डाउटफुल है। 3 या 4 प्रश्न पूरे डाउटफुल है, बाकी 96 प्रश्न तो पूरे सीधे सीधे आए हुए किताबों में से। इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया। थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। उक्त वाक्यांश धर्मवीर भारती जी ने अपनी किस कृति के लिए कहा है? गुनाहों का देवता, 7 गीत वर्ष, अंधा युग और ठंडा लोहा। अगर हमें पाठ्यक्रम के अंदर कौन कौन सी रचनाएं हैं और सिर्फ हम टिप्पा मारें तो भी हमें इसका उत्तर पता चल सकता है। क्या होगा? अंधा युग। और यही एकमात्र रचना है जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? अब देखो, एक मेरी क्लास है जो सबसे पहली क्लास थी मेरी, जब मैंने हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाना शुरू किया तो मैंने एक क्लास ली थी और वो पूरी कक्षा लगभग 1.5 घंटे की कक्षा है। कितने की? 1.5 घंटे की। उस 1.5 घंटे की कक्षा के लिए मैंने ये कहा था उस समय कि नेट जेआरएफ की परीक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 5 से 8 प्रश्न इस केवल एक 1.5 घंटे की कक्षा से आ सकते हैं। कितने प्रश्न? 5 से 8 प्रश्न। मेरी पहली कक्षा देख लेना आप चैनल पर जाकर। 1.5 घंटे की कक्षा में 5 से 8 प्रश्न। और नेट ये जो एमपी सेट का पेपर है उसके अंदर सीधे सीधे 6 प्रश्न। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न सिर्फ इस 1.5 घंटे की कक्षा से आए हैं। 6 प्रश्न। और ये कम बात नहीं होती 6 प्रश्न 1 घंटे की कक्षा से आना। हालांकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैंने करवा दिया और देखो पता नहीं क्या ही आ गया मेरे पढ़ाए हुए में से, लेकिन क्योंकि एक एग्जामिनर की जो दृष्टि हो सकती है उसी के आधार पर मैंने वो कक्षा बनाई थी। और आगे हालांकि जेआरएफ के लिए बनाई थी मैंने, नेट जेआरएफ पेपर के लिए, लेकिन उसमें से तो 2-3 प्रश्न आ रहे हैं फिर जब से क्लास बनाई उसके बाद में से। लेकिन एमपी सेट वाले पेपर के अंदर 6 प्रश्न आ गए सिर्फ 1.5 घंटे की कक्षा से। तो आप वो भी देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। वो आपके नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं अगर आने वाले समय में तो वहाँ पर भी काम आएगी। एमपी सेट के एग्जाम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो जेआरएफ करना चाहते हैं, जो फेलोशिप लेना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो जेआरएफ का पेपर भी दें। तो ये जो जितने भी प्रश्न हैं एमपी सेट वाले भी, वो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित रहने वाले हैं। आप देखेंगे कि जो नेट के पुराने पेपरों में से वहाँ से भी बहुत प्रश्न यहाँ रिपीट हुए हैं और यहाँ से भी एनटीए भी बहुत प्रश्न रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1968, 74, 78 और 81। क्या है? 1974 ईस्वी के अंदर। और 1974 ईस्वी इसलिए भी प्रसिद्ध है एनटीए या एमपी सेट की दृष्टि से कि यहाँ पर 3 से 4 रचनाएं क्या है 1974 के अंदर प्रकाशित हुई है। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और कौन सी रचना है? उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, ये सब रचनाएं। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास किस प्रदेश का शासन संभालते हैं? कश्मीर, उज्जैनी, कांची और मगध। किसका संभालते हैं? कश्मीर का संभालते हैं। उज्जैनी जाते हैं। उज्जैनी क्या है? राजधानी है, वहां बुलाया जाता है इनको, लेकिन शासक कहाँ का बनाया जाता है? कश्मीर का। ठीक है, कैसा ही विषय हो उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस निबंधकार के बारे में है? 4 विकल्प है: भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। क्या उत्तर होगा? प्रताप नारायण मिश्र। सीधा सीधा दे रखा है हिंदी साहित्य के इतिहास में इस प्रश्न को। रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है? किस प्रकार का निबंध है? मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, व्यावहारिक समीक्षा संबंधी, सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी। तो कैसा है? सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी। कुबेरनाथ राय ने परंपरागत भारतीय जीवन और संस्कृति को आधुनिक दृष्टि से देखने समझने की चेष्टा की है। यह कथन किस आलोचक का है? निबंध के संबंध में 2-3 प्रश्न आए हैं, उनमें अधिकतर उत्तर जो है वो रामचंद्र तिवारी होगा। क्या होगा? रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी की एक पुस्तक है लगभग 1100 पेज की। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, मेरे पास में पड़ी है यह पुस्तक है, इतनी बड़ी, अगर आपको दिख रहा है, हिंदी का गद्य साहित्य का इतिहास है। और इसमें पेज की संख्या है, परिशिष्ट वगैरह को इनको छोड़ दे तो लगभग देखिए आप 1183 पेज है इस पुस्तक में। ठीक है, 1183 पुस्तक। लेकिन जहाँ कहीं भी अगर गद्य साहित्य के संदर्भ में किसी व्यक्ति का नाम आए तो हमारी प्राथमिकता यही रहनी चाहिए कि हम रामचंद्र तिवारी का नाम लिख ले वहाँ पर, उत्तर विकल्प अगर आ रहा हो तो। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर? विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह मेरे राम का मुकुट भीग रहा का प्रकाशन वर्ष क्या है? अभी हमने बात की थी और हमने पढ़ाया भी था क्लास के अंदर, तो 1974 हो गया। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में मननशीलता का अभाव है, यह कथन किसका है? विकल्प क्या है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रामचंद्र तिवारी, नामवर सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी। तो देखिए, विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, तो ये तो है नहीं। रामचंद्र तिवारी का जो मैंने अभी पुस्तक बताई थी आपको, इस पुस्तक के अंदर प्रताप नारायण मिश्र का उल्लेख करते हैं, लेकिन ये बात जो यहाँ पर लिखी आ रही है वो यहाँ कहीं नहीं मिलती। तो दो ही व्यक्ति बचते हैं, नामवर सिंह और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो मेरा जो मत है, ज़्यादा चांसेज और लगभग 99% चांसेज यही है कि इसका उत्तर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय होगा। इसका कारण यह है कि इन्होंने भी आधुनिक हिंदी साहित्य जो इतिहास लिखा था उसमें काफ़ी अच्छे से निबंध साहित्य को कवर किया है। तो पूरी संभावना है कि ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ही इसका उत्तर होगा। 99% क्या है इसकी संभावना, यही है। हालांकि किसी किताब है, क्योंकि इनकी जो किताब है वो तो हर कोई किताब हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन अंदाजा ये लगा सकता हूं कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इसका उत्तर होगा। रामचंद्र तिवारी इसका उत्तर नहीं होगा। हो सकता है नामवर सिंह हो जाए, लेकिन ये दो नाम तो नहीं होंगे इनके जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उनके अनुसार तो। ठीक, वे गांवों की अदम्य जिजीविषा के मूर्त रूप हैं, मूर्त रूप होते हैं। रामचंद्र तिवारी का यह कथन किस निबंधकार के बारे में है? विवेकी राय, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु और हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसके बारे में है? विवेकी राय के बारे में, सीधा सीधा इस पुस्तक में लिखा हुआ है उनके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज मानता है? निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। क्या उत्तर है यहाँ पर? हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिव शंभू के चिट्ठे द्वारा बाल मुकुंद गुप्त ने किस पर आघात किए हैं? ठीक है, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। 1905 से 7 के बीच में लिखे जाते हैं ये। और उस समय भारत का जो वायसराय था कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो उन्हीं पर आघात के लिए लिखे जाते हैं। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, जिनके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे वे विजयी हुए। यह पंक्तियां किस निबंध से ली गई है? शिव मूर्ति, उठ जाग मुसाफिर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, संस्कृति और सौंदर्य। किससे ली गई है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, अगला देखिए। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। अपनी निबंध रचना के संदर्भ में यह कथन किस निबंधकार का है? यात्रा के लिए कौन निकलती रही है? बुद्धि। तो इसी वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है वो क्या माने जाते हैं? वैचारिक निबंध माने जाते हैं, और हृदय को भी साथ लेकर, अर्थात कुछ उसमें भाव पक्ष भी रहा है। अधिकतर क्या रहा है? विचार पक्ष क्या रहा है? प्रबल। विचार पक्ष की प्रबलता रही है, किंतु भाव पक्ष पूर्णतः अनुपस्थित नहीं है। जब बात करते हैं बुद्धि की तो इसका अर्थ क्या हो गया कि विचार पक्ष प्रबल है। और ये जो पंक्ति है, ये जो इनका निबंध संग्रह है चिंतामणि, उसकी भूमिका में उल्लेखित है ये पंक्ति। किसमें? चिंतामणि की भूमिका में। तो किसका हो गया? रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ठीक है, अगला देखिए। ठकुरी बाबा रेखा चित्र महादेवी वर्मा की किस कृति में संकलित है? अब देखो कितना इजी प्रश्न है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। किसमें है? स्मृति की रेखाएं के अंदर। प्रेमचंद की माताजी का नाम क्या था? अवंतीबाई, आनंदी देवी, ललिता, सुशीला। क्या नाम था? आनंदी देवी। अगला प्रश्न देखिए। यह सच है कि मैं किसी पंथ से न तब जुड़ी थी न बाद में, मेरा जुड़ाव अगर रहा है तो अपने देश से। यह किसका कथन है? ममता कालिया का, शिवरानी देवी का, महादेवी वर्मा का और मनु भंडारी का। ये जो कथन है वो किस रचना से लिया गया है? एक कहानी यह भी। और ये जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? मनु भंडारी।
आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष है, मैंने क्या कहा था, 1974 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है एनटीए या एमपी सेट के पाठ्यक्रम की दृष्टि से। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर 1974। जहां जनता जातियों में बंटी हो वहां पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, अपने गुण और दूसरों को दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। उक्त पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की किस आत्मकथा से उद्धृत है? तो चारों ही दे दिया। बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर से, क्या भूलू क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक। मान लिया आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन सी रचना इनकी सम्मिलित है। तो क्या है, क्या भूलू और क्या याद करूं, और पेज नंबर 17 पर यह चीज दी हुई है। पेज नंबर 17 पर जब वो कायस्थ जाति का वर्णन करते हैं कि मैं कायस्थ हूँ और कायस्थ के बारे में कैसे कहाँ से उत्पन्न हुई जाति, तब ये बात उन्होंने लिखी है वहाँ पर। ठीक है, किसके संदर्भ में? कायस्थ के संदर्भ में। पेज नंबर 17 पर देख सकते हैं। हो सकता है आपके पास में कुछ अलग संस्करण हो तो कुछ और हो सकता है, लेकिन आप 15 से 20 के पेज में अगर कहीं ढूंढने के तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। हरिशंकर परसाई के व्यंग्य बोलाराम का जीव में बोलाराम किस शहर से संबंधित है? जबलपुर, नासिक, भोपाल और इंदौर। किससे संबंधित है? जबलपुर। जबलपुर में कौन सी जगह? दमापुर मोहल्ला। दमापुर मोहल्ला। और इस दमापुर मोहल्ले के पास में एक नाला है और उस नाले के पास में ही इसका क्या है? 1.5 कमरे का मकान है। याद आया कुछ? 1.5 कमरे का मकान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, रेखा चित्र, संस्मरण और हास्य व्यंग्य कथा। क्या है? हास्य व्यंग्य कथा। अत्यंत प्राचीन काल में आर्य, द्रविड़, आदिवासी और मंगोल, इन 4 जातियों को लेकर भारतीय जनता की रचना हुई थी। यह पंक्ति किस पुस्तक से उद्धृत है? मेरी तिब्बत यात्रा, अरे यायावर रहेगा याद, संस्कृति के 4 अध्याय, एक साहित्यिक की डायरी। किस रचना से है? संस्कृति के 4 अध्याय का जो पहला अध्याय है उसी में इन पंक्तियों का उल्लेख मिलता है। ठीक, संसार के दुख को वह हर वक्त इतना अनुभव करता था कि उसके लिए हंसना हराम था। किस यात्रा वृत्तांत की पंक्ति है? ठीक है, 4 यात्रा वृत्तांत है हमारे पाठ्यक्रम में। कौन सा एमपी सेट के? केवल एक ही इनमें से, वो है मेरी तिब्बत यात्रा। तो किससे है? मेरी तिब्बत यात्रा से। कोई एक चरित्र थई लई या ऐसा कुछ चरित्र थई लई या लई थई नाम से, वो कहते हैं जीवन में 3 ही बार हंसा था केवल। जीवन में कितनी बार हंसा था? जीवन में 3 ही बार हंसा था। उसके लिए कहा गया है, उसके लिए हंसना क्या है? हराम। और कौन से शीर्षक वाले के अंदर है? लहसा से उत्तर की ओर में। और आप इन प्रश्नों के जो मैं उत्तर बता रहा हूं, आप ये 100% श्योर मान के चलिए, आपको कहीं से भी वापस चेक करने की जरूरत नहीं है, वही उत्तर निकलेगा। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा का ही है, ये ध्यान रख लेना। ये मेरी लद्दाख यात्रा या रूस में 25 मास या इस किसी भी और चीज़ का नहीं है, ये मेरी तिब्बत यात्रा का ही है। सब ठाठ धरा रह जाता, दिन बस दूर क्षितिज का तारा। उक्त पंक्ति किस पुस्तक से उद्धृत है? एक साहित्यिक की डायरी, मेरी तिब्बत यात्रा, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। कौन सी से है? अरे यायावर रहेगा याद, जो पहला अध्याय है इसके अंदर। ठीक है, उसी में इस बात का उल्लेख किया गया है। और किसकी रचना है? यज्ञ की। राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 343, 345, 346 और 344। किसमें है? 346 में है। कौन से में? 346 में। बहुसागर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि और अव्ययी भाव समास। कौन सा है? कर्मधारय समास है। विशेषण विशेष्य होता है, वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? बहुसागर का कर्मधारय बहुरूपी सागर। क्या उत्तर हो जाएगा? बहुरूपी सागर। वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसको कहते हैं प्रत्यय, विसर्ग, समास या उपसर्ग। पहले आता है वो क्या होता है? उपसर्ग। बाद में आता है वो क्या होता है? प्रत्यय। तो उपसर्ग। निम्नलिखित में से ध्वनि का पक्ष नहीं है। ध्वनि विज्ञान
या जो स्वनिम विज्ञान कहते हैं, उसके अनुसार ध्वनि की 3 विशेषताएं हैं। ध्वनि की 3 विशेषताएं, और यहाँ क्या दे दी गई है, 4 विशेषताएं। तो एक क्या होगी, अपने आप ही माइनस हो जाएगी। 3 विशेषताएं क्या होती है, संवहन की होती है अर्थात ट्रांसमिशन की होती है, उत्पादन होता है, ग्रहण भी होता है क्योंकि उसको एक ग्रहण करने वाला होता है, तभी तो संचार हो पाएगा। ठीक है, उत्पादन भी तो होता है क्योंकि कहीं ना कहीं से तो उसका उत्पादन होगा, कोई तो कोई बोलेगा उसको, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो क्षमता जो होती है वह क्या होती है, नहीं होती है ध्वनि की विशेषताओं के अंदर, पक्ष के अंदर। संवहन का अर्थ होता है ट्रांसमिशन, अर्थात यात्रा करना किसी चीज का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना। क्षमता नहीं होती ध्वनि के अंदर, ये विशेषता के अंदर। ठीक है, प्रबल शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है, क्या बताता है ये, किसी चीज का प्रबल होना क्या बताता है, गुण बताता है। तो कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली लौकिक संस्कृत की समय सीमा है। लौकिक संस्कृत की समय सीमा क्या होगी, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक होगा। 500 के बाद में फिर क्या चलते हैं, पाली, प्राकृत और इनका दौर चलने लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। और इससे पहले क्या होता है, वैदिक संस्कृत का दौर होता है। किसका, वैदिक संस्कृत का। निम्नलिखित इनमें से ओकार बहुला बोली नहीं है। ओकार बहुला बोली जो पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है, पश्चिमी हिंदी की, इसकी 3 बोलियां हैं जो ओकार बहुला है। कौन कौन सी हो गई, एक तो ब्रज, एक होगी बुंदेली, और एक क्या होगी, कन्नौजी। तो ओकार बहुला कौन सी नहीं है, हरियाणवी नहीं है। हरियाणवी क्या है, आकार बहुला। ओकार बहुला का क्या अर्थ हो गया, जैसे कि घोड़ो, आयो, गयो, ये शब्द। जबकि आकार बहुला में क्या होता है, घोड़ा, आया और गया, इस प्रकार से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी विक्रमादित्य का नाम ने सुना हो। रचना की दृष्टि से यह इनमें से किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो क्या होगा इसके अंदर, मिश्र वाक्य, क्योंकि मिश्र वाक्य के अंदर एक क्या होता है, प्रधान वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है जो प्रधान वाक्य के ऊपर आश्रित होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रधान वाक्य और उपवाक्य जो आश्रित है वो वाला संयोग मिलता है, तो उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। रेगिस्तान इनमें से किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और निजवाचक। निजवाचक हो नहीं सकती, व्यक्तिवाचक हो नहीं सकती, भाववाचक भी हो नहीं सकती, तो क्या है, जातिवाचक, क्योंकि सभी रेगिस्तानों को ये संकेतित करती है। आधुनिक भारतीय भाषा बंगाली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुई, शोर सेनी से नहीं हो सकती। ठीक है, मागधी, अर्ध मागधी से नहीं हो सकती और ब्राह्मण से भी नहीं हो सकती। तो मागधी से इसकी उत्पत्ति हुई है, बंगाली भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, मागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम बहुत समझ बूझ कर दिया है, यह कथन किस आलोचक का है। मुझे ये एमपी सेट का पेपर जो है पर्सनली इसलिए अच्छा लगा कि इस पेपर के अंदर जितने भी हिंदी साहित्य के अच्छे इतिहासकार हैं, बड़े इतिहासकार हैं, उनको छूने का प्रयास किया गया। एक दो प्रश्न क्या है, सब किताबों से उठाए गए हैं। और यही अच्छे पेपर की विशेषता होती है कि एक दो प्रश्न हर किताब से उठाया जाए, तभी तो एक व्यक्ति के व्यापक अध्ययन की समझ हमें पता चलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जा रहा है तो कम से कम ये होना चाहिए कि 8-10 जो हिंदी साहित्य की किताबें अलग अलग, उन किताबों से रेफरेंस लेते पेपर बनाए जाए। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम बहुत सोच समझ कर दिया था, यह कथन किस आलोचक का है। रामचंद्र तिवारी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इनकी पुस्तक है, क्या नाम है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। उस पुस्तक के शुरुआती 5-7 पन्नों में आपको ये बात मिल जाएगी। इस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। देव द्वारा प्रस्तावित छल संचारी भाव का अंतर्भाव आचार्य शुक्ल ने किसमें माना? किसका? छल का। ठीक है, अपस्मार, अभिहिता, अवमर्श और अलसता, ये 4 दे दिया। उत्तर हो जाएगा अभिहिता। और अभिहिता का तात्पर्य ये होता है कि भय, लज्जा या ग्लानि, ठीक है, शर्म आदि की वजह से अपने भावों को छुपाना। क्या है अभिहिता का अर्थ? भय, लज्जा, ग्लानि, शर्म, ये जो जितनी भी बातें हैं, इनके कारण अपने भाव को छिपाने का प्रयत्न करना क्या कहलाता है? अभिहिता कहलाता है। और छल में भी वही बात है। आचार्य शुक्ल ये कहते हैं कि इसको अभिहिता में सम्मिलित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र बिंदुओं द्वारा किया गया काल विभाजन या नामकरण नहीं है? किसके द्वारा? मिश्र बिंदुओं के द्वारा। उन्मेष काल, परिवर्तन काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल। अलंकृत काल कहा था, माध्यमिक काल कहा था, परिवर्तन काल भी कहा था। उन्मेष काल कोई शब्द इन्होंने नहीं दिया है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। ये नामवर सिंह की किताब है, कहानी नहीं कहानी, कहानी नई कहानी, ऐसी कुछ किताबें मेरे पास यहाँ कहीं पड़ी थी। तो उस किताब में, और एक मधुरेश की हिंदी कहानी का विकास नाम से पुस्तक है, उन दोनों में इस कथन का उल्लेख किया गया है कि प्रेमचंद ने ये कहा है इसके बारे में, मनोवैज्ञानिक सत्य पर कहानी होनी चाहिए। ठीक है, प्रेमचंद। उत्तर कन्फर्म है, आप मान के चलिए, सुमेलित कीजिए। अच्छा, क्या है? रसभूषण, छंद प्रकाश, नीति शतक और कवि कल्पद्रुम। श्रीपति, याकूब खां, भिखारी दास और देव। तो नीति शतक किसका है? देव का हो जाएगा। कवि कल्पद्रुम किसका है? श्रीपति का हो जाएगा। छंद प्रकाश भिखारी दास का, और रसभूषण किसका हो जाएगा? याकूब खां का। तो एक में दो कौन कौन से में है? एक में दो, इस एक में ही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसमें। ठीक है। पंत के शब्द यदि कुसुम है तो महादेवी वर्मा के पद माणिक्य है। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल, नामवर सिंह, परमानंद श्रीवास्तव और दूधनाथ सिंह। क्योंकि छायावाद पर एक ही व्यक्ति ने सर्वाधिक काम किया था हिंदी साहित्य में, और वो व्यक्ति जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है उनका नाम है नामवर सिंह। तो छायावाद से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप, अगर उत्तर नहीं आता तो नामवर सिंह पर आप टिक मार्क लगा दीजिए, लगभग प्रश्न सही हो जाता है। दूसरी बात, ये 9वां अध्याय है छायावाद पुस्तक का। किसकी छायावाद पुस्तक है? नामवर सिंह की छायावाद पुस्तक है। इस पुस्तक का 9वां अध्याय, 9वां अध्याय के अंदर, या उसका नाम है 9वें अध्याय का पद विन्यास। पद विन्यास जो अध्याय है, इसकी अंतिम पंक्ति क्या है? यही कही गई है। हाल की सच्चाई प्राकृत कविताओं का अपूर्व संग्रह है। यह कथन किस साहित्यकार का है? अब इस कथन के संदर्भ में बड़ी दिक्कत है कि हाल की सच्चाई प्राकृत कविताओं का अपूर्व संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी विस्तृत चर्चा करते हैं, वो यह भी बताते हैं कि प्राकृत कविताओं का एक संग्रह है, यह सब कुछ है। लेकिन ये जो अपूर्व संग्रह है, यह शब्द इनके यहाँ पर, इनके 2 ग्रंथ मैंने देख लिए, तीसरे में कोई हो तो पता नहीं, दोनों ग्रंथों के अंदर ये उल्लेख नहीं मिलता। तो लेकिन ये बात मिलती है हाल की सच्चाई प्राकृत कविताओं का संग्रह इस प्रकार से। तो ज़्यादा संभावना है कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, इसमें मैं क्या है 90% ही मानता हूँ। हालांकि निकलेगा यही उत्तर इसका, लेकिन आप ये मान सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ही इसकी पूरी संभावना है होने की। ठीक है, सुमेलित जोड़ी का चयन कीजिए। रचना, प्रकाशन वर्ष पल्लव 1922, परिमल 1929, शुद्ध कविता की खोज। तो पल्लव तो नहीं हुआ था 1922 में। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये 2 और 3 इसके उत्तर सही हो गए। शुद्ध कविता की खोज ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। और परिमल तो आपको पता ही है, निराला की है। ठीक है, अगला उत्तर दे, प्रश्न देखिए। भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु किस आदिकालीन कवि की पंक्ति है? पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र और सोमप्रभ सूरी। तो किसकी रचना है? हेमचंद्र सूरी, और किताब का नाम है सिद्ध हेम शब्दानुशासन। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी प्रदक्षिणा,
नामक यात्रा वृत्त किसके द्वारा रचित है? पृथ्वी प्रदक्षिणा। राहुल सांकृत्यायन, सत्यदेव परिव्राजक और बाबू शिव प्रसाद गुप्त और कौशल्यायन। किसका है ये? बाबू शिव प्रसाद गुप्त का। और ये कब आया था? 1924 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रहत गर ने वर धाम धन तरुवर सरवर कूप, जस शरीर जंग में अमर भव्य काव्य रस रूप। काव्य प्रयोजन के संबंध में उक्त पंक्ति किसकी है? ठीक है, इसको याद कर लेना बढ़िया से, हो सकता है आगे किसी परीक्षा में और पूछ ली जाए। अच्छी पंक्ति है और बहुत कम इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। किसकी है ये? भिखारी दास की पंक्ति है। काव्य प्रयोजन के संबंध में किसकी पंक्ति है? भिखारी दास की पंक्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और अभी तक पूछा नहीं गया तो एमपी सेट में पूछा, अगली बार हो सकता है ये पूछने का ट्रेंड चल जाए। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लेखक है आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. एलियट, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज। कौन है इसके? आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स। निम्नलिखित में से निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? कितना सीधा सीधा प्रश्न है, सीधा ही दे रखा है। टी.एस. एलियट का नाम और निर्वैयक्तिकता सिद्धांत के बारे में बात कर रखी है, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं, सीधा ही एग्जाम में आ रहा है प्रश्न। तो यहाँ से सिलेबस से ही आ रहे हैं 10 प्रश्न, तो सीधे सिलेबस अगर आपको याद है ना तो वहीं से हो जाते हैं। इसमें से 10 प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न गलत नहीं होता। रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में करने वाले आचार्य हैं। किसके रूप में? मार्ग के रूप में। दंडी, कुंतक, आनंदवर्धन और द्रुदृट। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ही है। कुंतक ने भी किया था मार्ग के रूप में और दंडी ने भी किया था। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले किसने किया था? दंडी ने किया था, तो दंडी को उत्तर मानते हैं। लेकिन दूसरा उत्तर क्या है? कुंतक भी है। तो ज़्यादा संभावना तो यही है दंडी की, लगभग पूरी संभावना दंडी की है, फिर भी कुंतक भी कर सकते हैं। आनंदवर्धन और रुद्र तो बिल्कुल भी नहीं है। रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में करने वाले। निम्नलिखित में से किसने संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक माना था? संयोग का अर्थ क्या माना था? व्यंग्य व्यंजक। किसने माना था? भट्ट नायक, भट्ट लोलट, शंकुक और अभिनव गुप्त। किसने माना था? अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने अभिव्यंजना की बात करते हैं, अभिनव गुप्त अभिव्यक्ति की बात करते हैं। राम हृदय जाके नहीं बिपति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं बिपति सुमंगलता ही। ठीक है, वाक्य में क्या हो गया? किसी वाक्य में पद को तोड़कर या किसी शब्द को तोड़कर जब अर्थ में कुछ बदलाव लाया जाता है, अन्वय में कुछ गड़बड़ की जाती है, तो वहां पर कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समीक्षा का ध्यान कृति की भाषिक संरचना पर केंद्रित रहा है? कृति की भाषिक संरचना पर केंद्रित रहा है। हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र की 2 क्लास ली थी और 2 क्लास के अंदर जब नई समीक्षा पढ़ाने लगे थे तो सबसे पहले पंक्ति यही कही गई है। भाषिक संरचना पर, भाषिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात की जाती है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात की जाती है, और वो कौन सी है? नई समीक्षा में कही जाती है। मार्क्सवादी समीक्षा में तो क्या होता है? आर्थिक उत्पादन और कंटेंट की बात की जाती है, और मनोवैज्ञानिक समीक्षा में मन की बात की जाती है। कला को साधारण मूल्यों का सिद्धांत। मूल्यों का सिद्धांत, ये जो 4 नाम इनमें से एक ही व्यक्ति के संदर्भ में आता है और उनका नाम क्या है? रिचर्ड्स। आइए, रिचर्ड्स है। मिथक शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है, ये भी हमने पढ़ाया था। मिथक क्या क्या होता है? धार्मिक कथा होती है, दंत कथा होती है, ठीक है, और धर्म गाथा भी हो सकती है, पुरा कथा हो सकती है पुराण की। तार्किक संवाद इसमें नहीं होता है। तार्किक संवाद होगा तो क्या हो जाएगा? मिथक नहीं रहेगा। मिथक क्या होता है? सत्य और असत्य के बीच में होता है। मिथक क्या होता है? सत्य और असत्य के बीच में कहीं स्थित होता है, वो मिथ्य होता है। क्योंकि परंपरा से क्या माना जाता है? उसको सत्य माना जाता है। और जबकि क्या होता है, अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए, ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर देखा जाए, तो वो क्या होता है? असत्य होता है। तो इनके बीच की जो स्थिति होती है वो मिथक की होती है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात उक्ति है, वामन की, रुद्रट की, दंडी की, भामा की। किसकी है? वामन की ये उक्ति है, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात। नासिक के तोपाख्यान किसकी रचना है? राजा लक्ष्मण सिंह, रामजी तिवारी, लल्लू लाल और सदल मिश्र। सदल मिश्र की रचना है। कब रचना हुई थी इसकी? 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में नासिक के तोपाख्यान की रचना की गई थी। सन 1834 में कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का अध्यक्ष कौन बना था? कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इस जो समिति है इसकी स्थापना हुई थी 1823 ईस्वी में। कब हुई थी? 1823 ईस्वी में। भारत में शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में की थी कि कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्या क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए, कितना खर्चा करें, क्या करें,
इस सारी बातों पर। और इस समिति का 1834 में अध्यक्ष बना था कौन? लॉर्ड मैकाले। 1834 में कौन अध्यक्ष बना था? लॉर्ड मैकाले। फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट के बाद हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष का पद किसे मिला था? ठीक है, कौन सी कॉलेज में? फोर्ट विलियम कॉलेज में। गिलक्रिस्ट के बाद में बहुत सारे 3-4 लोगों के नाम मिलते हैं। ये जो प्रश्न है वो आया डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की पुस्तक से। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? याद है आप में से किसी को? है तो बताना कमेंट करके। कमेंट तो कोई करते नहीं हो आप लोग। तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। उस किताब में से ये प्रश्न आया है। ठीक है, 1965 में आई थी ये पुस्तक। 2 भागों में ये पुस्तक। तो उसमें क्या मिलता है? फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट के बाद हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष किसे बनाता है? जेम्स मोएट को बनाया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 75, 76, 74, 71? तो क्या उत्तर है? 1875 ईस्वी में। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1886, 1893, 1889, 1887? कब हुई थी? 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आप वीडियो सीरियसली देख रहे हैं तो ये बताना, इन जो नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी 3 लोगों ने, 3 लोगों के द्वारा की गई थी। वो 3 लोग कौन थे? कमेंट करके बताना। देखिए, अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको सीरियसली पता है, तो 3 लोगों के द्वारा स्थापना की गई थी नागरिक प्रचारिणी सभा की। और 3 लोग कौन थे ये बताना आप लोग। वस्तुतः भारतेंदु की व्यापक राष्ट्रीयता में सभी धर्मों और सभी भाषाओं का सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था, ये कथन किसका है? ठीक है, तो इस कथन में भी थोड़ी सी दिक्कत है और इसमें मैं भी 90% श्योर हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। भाषा की बात, भारतेंदु की राष्ट्रीयता की बात, उसमें सभी धर्मों की बात 2 लोग करते हैं। एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं और एक गणपति चंद्र गुप्त करते हैं। लेकिन ये ऐसा कथन इन दोनों की पुस्तकों में मुझे तो कहीं पर मिला नहीं। और फिर भी मुझे अगर कोई कहे कि दोनों में से कौन उत्तर होगा, तो मैं तो दोनों में क्या है 50-50% ही हूँ। क्या होगा? फिर भी आप मुझसे जानना ही चाहते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कर लो। किसी को लगता है गणपति चंद्र गुप्त करूंगा तो वो भी कर सकता है, क्योंकि बात तो दोनों ने बहुत सारी लिखी इनकी राष्ट्रीयता के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये कथन इन्होंने कहीं पर भी नहीं दिया। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही मानता हूं मैं ये कथन। मुक्तिबोध रामचंद्र शुक्ल का तो ये नहीं है। गांधीवाद को किशोरलाल मशरूवाला ने कितने भागों में विभक्त किया? कितने भागों में विभक्त किया गांधीवाद को? इनकी एक पुस्तक है गांधी शोध उदय या गांधी शोध रचना, ऐसा कुछ किताब है। उसमें तो ये इस बात का मतलब नहीं है। दूसरी किताब है गांधी और मार्क्स है। गांधी और मार्क्स। और उस किताब के अनुसार संभवतः 2 ही भागों में किया है। कितने भागों में? 2 ही भागों में राजनीति और आर्थिक विषय के संदर्भ में गांधीवाद का विभाजन किया है। 2 ही भागों में। ज़्यादा सही तो ज़्यादा चांसेस तो यही है, और हो सकता है फिर कोई और भी उत्तर हो जाए। तो 2 में क्या है? 90% चांस यही है कि 2 हो। ठीक है, तो 3-4 प्रश्न मैंने कहा था, 96 प्रश्न तो आपके एग्जैक्टली सही मिलेंगे। 4 प्रश्न के अंदर थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उत्तर उनके ही ज़्यादा सही होने की संभावना है। तो इसको आप एक अंतिम उत्तर कुंजी भी मान सकते हो अपनी तरफ से। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1880, 1873, 1875, 1870? तो क्या उत्तर है इसका? 1873 ईस्वी। उत्तर आधुनिकता को आधुनिकता का विस्तार किसने माना है? जॉन बार्थ, ल्योतार, एनलस हेलर, हेबरमास? क्या उत्तर होगा? ल्योतार। क्या उत्तर होगा? ल्योतार। अखिल भारतीय महिला परिषद कब अस्तित्व में आया? 1897, 1925, 1927 और 1946? कब आया था? 1927 में। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित है। रेवा तट 27वां समय, श्रद्धा 7वां सर्ग, सुंदरकांड 7वां कांड, कैमासवध 87वां समय। 87 तो समय ही नहीं है, पूरे समय 69 है, तो ये तो उत्तर ही गलत हो गया। ठीक है, 7वां कांड नहीं है, क्या है? 5वां कांड। ये क्या? श्रद्धा सर्ग। ये क्या है? तीसरा है क्या? ये दूसरा है। रेवा तट क्या है? 27वां, तो यही उत्तर सही हो गया। ठीक है,
मौसम दीन ने हीन हित तुम सम समान रघुवीर, अस बिचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भाव भीर। उपयुक्त दोहा श्री रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? उत्तरकांड से, लंका कांड से, अयोध्या कांड से या बाल कांड से? कहाँ से उद्धृत है? उत्तरकांड से। उत्तरकांड से। अगला प्रश्न देखिए, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। अंधेरे में नामक कविता के संदर्भ में यह कथन है। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है और पता नहीं कितनी बार परीक्षा में पूछ लिया गया। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक आचार्य हिंदी की परीक्षा जो आयोजित की गई थी उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह का। दिनकर कृत रश्मि रथी कितने सर्ग है? 7, 9, 11 और 13। कितने सर्ग है? 7 सर्ग है। रश्मि रथी की किताब भी पढ़ी होगी शायद, यहाँ कहीं दिख रही थी अभी। देख लेते हैं एक बार, काउंटर चेक कर लेते हैं। अच्छा ये तो उर्वशी है, चलो 7 ही है, आप मान के चलो इसमें 7 सर्ग है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, उर में भर झूली छवि सुंदर प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। ये पंक्तियां है सरोज स्मृति की, जूही की कली की, उर्वशी की, कलगी बादरे की। तो किसकी है? सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं। लाख पंछी सो हिरनदल, चांद के कितने किरण दल, झूमते वन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दूरवा रक्त किसलई, पूत पावन पूर्ण रसमयी, सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। किसकी पंक्तियां है? सतपुड़ा के जंगल से। उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरवत चाट सकता है। इन पंक्तियों को लिखा है सुदामा पांडे धूमिल ने, वैद्यनाथ मिश्र ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने या भवानी प्रसाद मिश्र ने। किसने लिखा था? इस पंक्तियों के लेखक कौन है? धूमिल। कौन है? धूमिल। और कौन सी कविता से ली गई है ये? नक्सलवाड़ी कविता से ली गई है ये। नक्सलवाड़ी कविता की शायद अंतिम पंक्ति आई है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उपर्युक्त पंक्तियां उद्धृत है वासना कामायनी सर्ग से, लज्जा, ईड़ा और श्रद्धा सर्ग के। किससे हैं? श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। काम क्रोध दो भय विकारा, आप ही आप जरे संसारा, मोही अचंबो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे, बदरा बरसे ऋतु में घिरी के नित ही आँखिया, उगरी बरसे खरण बीज चमके चहु और बुंदवन बरसे घन गोरा। ठीक है, ये पंक्तियां हैं 4 और इसके लेखक कौन है ये बात की गई है। तो ये जो पहली पंक्ति है इसके लेखक है कबीर। कौन है? कबीर। दूसरी जो पंक्ति है मोही अचंबो आवत ऐसे, वाम में जीव बसत है कैसे, वो ये कहा जाए, इसमें जो एक पहली है ये खुसरो की कि हाड़ मास है वो क्या है? लोहे का बना हुआ है और उसमें छेद ही छेद है और मुझे असंभव आ रहा है कि उसके अंदर जीव कैसे बच रहा है, क्योंकि पिंजरे के अंदर कोई जीव बंद रहता है। तो ये बात कही गई है। तो ये किसकी पंक्तियां है? खुसरो की। तो पहली 2 पंक्तियां क्या? कबीर और खुसरो की है। फिर तो कोई उत्तर ही नहीं बचता, सीधा सीधा यही बचता है। कबीर, खुसरो, घनानंद और जायसी। बीज चमके चहु ओरा, ये बात कौन करते हैं? जायसी करते हैं। सतसैया के दोहे होना चाहिए यहाँ पर। दोहे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे बेदे सकल शरीर। इस दोहोक्ति के लक्ष्य कवि के रूप में किसका नाम आता है? किसकी बात करते हैं? देव सेनापति बिहारी। किसका उल्लेख करते हैं? बिहारी का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का अर्थ क्या हो गया? एक आगे प्रश्न और भी आएगा, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक तो होता है आरोही क्रम, ये आप याद कर लेना ताकि आगे से आपके कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आरोही और एक होता है अवरोही। क्या होता है सोच के बताइए आप, आरोही और अवरोही में क्या अंतर है?
देखिए आरोही और अवरोही में यही होता है कि आप ये मान के चलिए कि आरोही में 3 शब्द है, अवरोही में 4 है, तो ये क्या हो गया, शब्द की दृष्टि से, अक्षर की दृष्टि से छोटा हो गया। तो आप ये मानना है आपको छोटे से बड़े की तरफ जाता है, छोटे से बड़े की तरफ, अर्थात छोटे से शुरुआत है। और अवरोही में क्या होता है, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहे आगे, और ये क्लियर हो जाए यहीं पर। अवरोही में क्या हो गया, 4 अक्षर हो गए तो बड़ा हो गया, तो बड़े से छोटे की तरफ है। ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे मान लो 2003 हो गया, 1999 हो गया, 1997 हो गया। अब इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो क्या करेंगे अवरोही में, तो अवरोही में बड़ा क्या हो गया 2003, 1999 की तुलना में 2003 बड़ा है, तो अवरोही क्रम का होता है नए से पुराने की ओर जाना, अर्थात बड़े से छोटे की ओर जाना। आरोही में क्या हो गया, पुराने से नए की ओर, क्योंकि संख्या का बल, संख्या बल है ना, जो भार है उसको देखिए संख्या का। 1997 की तुलना में 99 क्या होता है, 2 अधिक होता है, तो 1997 क्या हो गया, आरोही क्रम में आएगा, पहले आएगा, छोटा हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। अब इसका उत्तर देखते हैं। तो निम्नलिखित उपन्यासों के रचना काल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो शेखर एक जीवनी इन सब में से सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये 1940-41 का है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, राग दरबारी, धरती दन ने अपना, और जिंदगी नामा। जिंदगी नामा कब आया था, 1989 में आया था। तो ये 2 चीज़ तो हो गई, तो जिंदगी नामा यहाँ पर है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता और यह भी उत्तर नहीं हो सकता। तो एक जीवनी धरती दन ने अपना कब आया था, 1973 में आया था क्या, 1973 में। और ये जो राग दरबारी है ये कब आया था, 1968 में। कब आया था, कौन सा प्रश्न है ये, 131 नंबर प्रश्न है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, 1972 में या 1973 कुछ भी मानिए। राग दरबारी कब आया था, 1968 में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, शेखर एक जीवनी, राग दरबारी, धरती दन ने अपना, और फिर जिंदगी नामा। तो यही उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति है। जिंदगी नामा, झूठा सच, दोनों ए और बे, और आपका बंटी। तो झूठा सच को कहीं पर भी ये नहीं मिला था साहित्य अकादमी, जिंदगी नामा को मिला था। कृष्णा सोपती की रचना है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसमें। सूचियों को सम्मिलित कीजिए। महामाया, रत्नावली, कामिनी और गोविंदी। महामाया, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है बाण भट्ट की आत्मकथा में। ए में 4 कौन कौन से में है, ए में 4 इन 2 में, तो ये तो 2 उत्तर क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। इन दोनों में से ही उत्तर ढूंढना है। फिर रत्नावली, रत्नावली का मानस का अंश में मिलता है, क्योंकि रत्नावली का संबंध किससे है, तुलसीदास जी से संबंधित है। तो रत्नावली बी में 1 मान लीजिए आप, तो बी में 1 कहाँ पर है, ये 1 उत्तर हो गया, और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर गोविंदी आप जानते ही है, गोदान की पात्र है, वो कामिनी ये पात्र परीक्षा गुरु की, अगर आपको पता है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। निम्नलिखित उपन्यासों को रचनाकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित की। पहले क्या था, आरोही क्रम में, अब क्या करना है, अवरोही क्रम में। अर्थात क्या हो गया, अब नए से पुराने की ओर चलना है, बड़े से छोटे की ओर चलना है। तो तमस कब प्रकाशित हुआ था, 1973 में। आपका बंटी 1971 में। मेलांचल कब हुआ था, 1954 में। और बाण भट्ट की आत्मकथा 1948 या 47 में। यही है इसका उत्तर, या कुछ और होगा, तो सीधे सीधा तो यही उत्तर हो गया, यही होगा ना उत्तर शायद, अगर सन की देखो तो आप। तमस तो 73 याद है, आपका बंटी 71 से हो गया। मेलांचल कब है, 134 नंबर प्रश्न है, 1948 नहीं, 1946 है ये क्या है, 1946 यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए इसी में हो जाएगा। अवरोही क्रम में यही होता है, आरोही और अवरोही क्रम में अगर कई बार पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इस प्रश्न के अंदर इसका बिल्कुल उल्टा भी दिया हुआ है। बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर मेलांचल, फिर आपका बंटी, और फिर तमस। अगर आरोही और अवरोही का पता नहीं होगा आपको तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी आपको, कौन सा उत्तर करोगे आप। ठीक है, शेखर एक जीवनी में ... को प्रतिहिंसा का यंत्र कहा गया है। उत्तर क्या है, मृत्यु, फांसी, अपराध और दंड। क्या उत्तर हो जाएगा इसमें, फांसी।
फांसी को क्या कहा गया है? फांसी को प्रतिहिंसा का यंत्र कहा गया है शेखर एक जीवनी उपन्यास में। धरती धन ने अपना उपन्यास में माँ व पुत्र पुत्री के रूप में चित्रित निम्नलिखित पात्रों को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को सम्मिलित कीजिए। जस्सो जो है उसकी माँ कौन है? ज्ञानो। जस्सो की माँ कौन है? ज्ञानो। जस्सो किसकी माँ है? ज्ञानो की, सॉरी। निहाली किसकी माँ है? जीतू की। ये दो विकल्प इससे देख लो आप। बी में एक किस में है? बी में एक सिर्फ एक ही में है। और निहाली किसकी? जीतू की माँ है। तो प्रीतु किसकी होगी? लच्छो की माँ। और ठकुरी किसकी है? ठाकुरी किसकी है? बंतु की माँ। ठकुरी किसकी है? बंतु की माँ। उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। मानस का हंस किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, जीवनी परक उपन्यास और आंचलिक उपन्यास। कैसा उपन्यास है? जीवनी परक उपन्यास है, क्योंकि इसमें तुलसीदास की जो कथा है उसको आधार बनाकर उनकी जीवन के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई थी उसको एक औपन्यासिक ढांचा प्रदान किया गया है। तमस उपन्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से क्या आ सकते हैं? तमस उपन्यास 2 भागों में विभक्त है। हरनाम सिंह ठोक इलाही बख्श में चाय की दुकान चलाता था। अच्छा, ठोक इलाही बख्श में चाय की दुकान चलाता था। इकबाल सिंह हरनाम सिंह का बेटा था। हरनाम सिंह को करीम खान की पत्नी ने अपने घर में पनाह दी थी। करीम खान की पत्नी ने नहीं दी थी, क्या था? एहसान अली नाम था। क्या? एहसान अली की पत्नी ने दी थी। एहसान अली की पत्नी नाम क्या था? राजू था शायद नाम। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी, हरनाम सिंह को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपका बंटी में विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह पर विचार किया गया। बिल्कुल किया गया है। गोदान में प्रेमचंद ने राय साहब के मुख से जमींदारी प्रथा की बुराइयों का उल्लेख करवाया है। शेखर एक जीवनी विभाजन केंद्रित उपन्यास है। मेला अंचल के कथानक के केंद्र में पूर्णिया जिले का मेरीगंज इलाका है। तो शेखर एक जीवनी क्या है? एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। व्यक्ति के मन को केंद्रित करके ये उपन्यास की रचना की गई, ना कि विभाजन की समस्या को लेकर ये उपन्यास रचा गया है। जिंदगीनामा उपन्यास में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? हरनाम सिंह, दीदार सिंह, साहिब सिंह, काशी सिंह। कौन नहीं है इसके अंदर पात्र? हरनाम सिंह नहीं है क्या जिंदगीनामा उपन्यास में? हरनाम सिंह नहीं है ना, या कुछ और है? 140 नंबर प्रश्न में देखिए क्या उत्तर होगा। हरनाम सिंह ही उत्तर है इसका। राजा निर्बंसिया कहानी में बच्चन सिंह क्या है? बच्चन सिंह क्या होते हैं? कंपाउंडर होते हैं। कंपाउंडर। और एक क्या होती है? चंदा। इनकी कहानी है। निम्नलिखित में से लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं बिरजू, मखनी फुआ, कमला और जगपति। जगपति तो किसका है? राजा निर्बंसिया का पात्र है। क्या है? राजा निर्बंसिया का पात्र है। और मखनी फुआ है, बिरजू भी है, कमला तो कोई पात्र का उल्लेख नहीं है। तो 1 और 2 इसका उत्तर हो जाएंगे। अगर आपको पता हो कि कमला कहीं है, क्योंकि कहीं पर लिखा देखा मैंने कि कमला है, बिरजू की माँ का नाम कमला है, क्योंकि इस कहानी के अंदर तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। हो सकता है कहीं छोटा सा रह गया और मुझसे छूट गया हो, तो आप देख के बता देना। मेरे हिसाब से तो 1 और 2 ही इसका उत्तर है। बिरजू और मखनी फुआ 2 का ही उल्लेख है। बिरजू की माँ का उल्लेख है यहाँ पर, लेकिन बिरजू की माँ कोई लाल पान की बेगम कहा गया है, लेकिन उसका नाम कमला है कि आप देख के बताना। अगर हो तो मेरे हिसाब से तो 1 और 2 इसका उत्तर होगा। ठीक है। इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? ये पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है? राही, कानों में कंगना, अपना अपना भाग्य और चीफ की दावत। तो चीफ की दावत में ये बात कही गई है। तीसरी कसम का हीरामन कितने साल से गाड़ी हाँकने का काम करता है? 16 साल से, 18 साल से, 20 साल से और 25 साल से। ठीक है, तो कितने साल से कर रहा है? 20 साल से गाड़ी हाँकने का काम कर रहा है तीसरी कसम का हीरामन। पिता कहानी के अनुसार पिता कौन से ग्रंथ पढ़ते थे? सही युग्म का चयन कीजिए। नेट वाली जो क्लास है जिसमें ये पिता कहानी पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बार बार जोर देकर कहा था कि ये जो 2 ग्रंथ है, ये रामायण और गीता, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। नेट में भी पूछा गया है और अन्य जो सेट पेपर उनमें भी पूछा जा सकता है, और यहाँ फिर से पूछ लिया, इसको रिपीट कर लिया। क्या है? रामायण और गीता। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र सिक्का बदल गया कहानी का नहीं है? साहजी, चंदा, शेरा और हुसैना। तो चंदा नहीं है। चंदा किस पात्र की है?
राजा निर्बंसिया की है। किस कहानी की है? राजा निर्बंसिया की है। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी? नहीं थी, पुस्तकें फाड़ देती थी। सरल और शांत लड़की नहीं थी, बहुत ही उद्दंड थी। उद्दत और चंचल लड़की थी? बिल्कुल थी। चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी? बिल्कुल थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3 और 4 हो जाएगा इसका उत्तर। मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। यह कथन आकाशदीप कहानी के किस पात्र का है? बुद्धगुप्त, जया, मणिभद्र और चंपा। जब बुद्धगुप्त चंपा के सामने प्रस्ताव रखता है कि मैं तुम्हें अपनी रानी बना के रखूंगा और विवाह का प्रस्ताव रखता है, तो चंपा क्या देती है? यही उत्तर देती है कि मुझे तो कोई रानी वानी नहीं बनना, और ये सारी बात कहती है। उसने कहा था कहानी के इन वाक्यों को कहानी में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। बड़ा देखो कितना ज़बरदस्त प्रश्न दे दिया। यही तो बात है, आजकल एनटी वगैरह या सेट वगैरह कुछ भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हालांकि इन प्रश्नों से मेरिट पर इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने देखा होगा तो क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न भी मिले हमें। 4-5 प्रश्न तो बचकाना जो होते हैं वो तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि मजाक के लिए भी बना सकता है कोई एग्जामिनर होता है वो। तो सबसे पहले क्या है? 4 पंक्तियां है। हट जा पुत्ता प्यारिये, हट जा कर्मा वालिये, बच जा लंबी उम्रा वालिये, और हट जा जीणे जोगिए। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है हट जा जीणे जोगिए। एक तो ये बात आती है सबसे पहले, तो 4 नंबर सबसे पहले होगा, तो उत्तर तो यही हो जाएगा। फिर बात आती है हट जा कर्मा वाली 2 पर, ठीक है, और फिर क्या आती है? ये 3 नंबर पे आती है, और ये 4 पर आती है। बच जा लंबी उम्रा वाली ये सबसे बाद में आती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्रम। ईदगाह कहानी के आधार पर सूची 1 के साथ में सूची 2 का मिलान कीजिए। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, क्या क्या किसने लिया था? तो ये आपको याद देखना है। तो नूरे ने क्या लिया था? सम्मी ने लिया था क्या? धोबिन। डी में एक किसमें है? इसमें। हालांकि नूरे ने धोबिन थोड़ी ली थी, नूरे ने क्या ली थी? सम्मी ने क्या ली थी? खंजरी ली थी ना। सम्मी ने क्या ली थी? खंजरी ली थी। खंजरी तो है नहीं यहाँ पर, तो धोबिन कहाँ से उत्तर आ गया इसका, ठीक है। तो ए में 4। महमूद ने क्या लिया था? सिपाही। मोहसिन ने क्या ली थी? भिश्ती। और नूरे ने क्या लिया था? वकील। और महमूद ने लिया था सिपाही। तो ये उत्तर हो गया इसका 4, 3, 2 और 1। यही है क्या इसका उत्तर? देख लो एक बार क्या उत्तर है इसका। मोहसिन ने क्या लिया था? भिश्ती। और नूरे ने लिया था वकील, ठीक है। तो ये 150 में से, जो 150 प्रश्न में से 100 प्रश्न आपके हमने पूरे करा दिए हैं। और कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आपने एमपी सेट का पेपर दिया है तो आप ये मान कर चल सकते हैं कि इस पूरे पेपर में जो हमने सवाल दिए थे 100, उनमें से 96 प्रश्न तो सीधे सीधे ऐसे थे जिनका उत्तर बिल्कुल भी कभी भी नहीं बदलने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है 100 प्रश्न में से अधिकतम 1 या 2 प्रश्न का उत्तर बदल सकता है, और वो कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न का उत्तर बदल सकता है अंतिम रूप से। तो 96-97 प्रश्न यहाँ से सही है। और कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न हो रहे हैं, और फिर हम बताएंगे कि कितनी कट ऑफ क्या रह सकती है। और अगर आप का ये पेपर अच्छा नहीं हुआ है या पेपर अच्छा हुआ है, तो भी अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ चाहते हैं, फेलोशिप चाहते हैं, तो आप प्लूटो हिंदी साहित्य चैनल से जुड़ सकते हैं। हम लगातार कक्षाएं यहाँ पर लेके आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सारी कक्षाएं उपलब्ध है। हम टेस्ट भी ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत भर में जो भी हिंदी साहित्य का जेआरएफ का जो रिजल्ट आएगा नेट जेआरएफ का, उसमें जेआरएफ हमारे यहाँ से कम 50 स्टूडेंट होने चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। और हमारे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, और प्लूटो हिंदी नाम से ऐप है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। आपकी तैयारी शानदार होगी। लगातार कक्षाएं ले रहे हैं। प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।